बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इंतखाबी अखाड़े में मौजूद होंगे या नहीं, इस पर एक सवालिया निशान अब तक बरकरार है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से 2 दरखास्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसे कहते हैं कि रिलीफ मिला। इस रिलीफ के मिलने को ताज़ा हवा का झोंका समझ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत और उसके कारकुनान। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में क्या सुप्रीम कोर्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नाअहली का एक मामला है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को आने वाले दिनों में इजाजत दे सकती है या नहीं। और इसके अलावा बलोच यकजहती कमेटी का जो एहतजाज था, जिस पर अब से कुछ देर कब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का भी राब्ता हुआ और दोनों ने इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया है उस पर अपने तशवीश का इजहार किया। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। जो मेहमान स्टूडियोज में हमारे साथ होंगे उसमें साकिब बशीर हैं, अदालतों को कवर करते हैं 92 न्यूज़ के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर इफनानुल्लाह हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंचौता हमारे साथ होंगे और आखिरी हिस्से में हुकूमत बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई हमारे साथ होंगे। साकिब बशीर से गुफ्तगू की इब्तदा करता हूँ। साकिब, आज 2 अहम दरखास्तें, दोनों में हमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिक्वायर्ड रिलीफ जो था वो मिला। आज के दिन को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा के झोंके जैसा तशबीह करते हैं या नहीं? जी, वो कहते हैं कि जो जुम्मा मुबारक आ गया है तो वो आज उनके लिए जुम्मा उनके लिए मुबारक और नून लीग के लिए जुम्मा जो है वो मुबारक था। और यकीनी तौर पर जो दोनों केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इमरान खान साहब की जो ज़मानत का या शाह महमूद कुरैशी की या दूसरी तरफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रहे थे, तो एक केस में उनको ज़मानतें मिल गई और दूसरी तरफ फौरी तौर पर उनका मामला टेकअप हो गया, बेंच बन गया, ऑर्डर हो गया, इनका इलेक्शन कमीशन से रब्ता हो गया, इलेक्शन कमीशन ने मतलब मीटिंग भी कर ली, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया चारों जो सूबाई हैं उनको अथॉरिटीज हैं। और ये मेरे ख्याल बहुत बड़ी डेवलपमेंट और चंद घंटे में ये डेवलपमेंट हुई। यकीनी तौर पर आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के बाद अब कम से कम पीटीआई ये अगरचे चीज़ें आगे चलकर मजीद खुलेगी कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कितना अमल होता है, किस तरह होता है, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली उनकी बात कहीं पे सुनी गई है। इससे कबल उनका ये एक इल्ज़ाम आ रहा था कि हमारी बात कहीं पे सुनी भी नहीं जा रही, किसी अदालतों में भी नहीं सुनी जा रही और हमारे जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा होने हैं वहाँ पे अगर आपके सामने ये सवाल रख सकूं कि 2 पॉलिटिकल लीडर्स चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों की 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेशन है उस पर क्वेश्चन मार्क है और उस क्वेश्चन मार्क का जवाब अदालतों से ही आना है। आपको ऐसा लगता है कि अदालतों से कोई ऐसा जवाब आएगा जिसमें जैसे खासकर आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात हुई, अतर मिनल्लाह साहब का 5 सफ़े का नोट है जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त में नहीं बल्कि वो जो साइफर वाले केस की दरखास्त में उसमें 5 सफ़े का नोट है। आपको लगता है कि कहीं ये दोनों आपको इंतखाबी मैदान में 8 फरवरी को नजर आ रहे हैं? मियाँ साहब तो 100% नजर आ रहे हैं। उनकी जो अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया। जी बिल्कुल, फैसला भी आना है, लेकिन एक मेरे ख्याल में एक फॉर्मेलिटी होनी है उसमें कोई, क्योंकि जो जजेस हैं वो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं। मैं चीफ जस्टिस की अगर बात करूं, उनकी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं कि किसी बंदे को आप जिंदगी भर के लिए नाअहल नहीं कर सकते और फिर एक पार्लियामेंट ने अगर एक लेजिस्लेशन कर दी है तो उसको आप अडॉप्ट कर लें। अब वहां पे उनका यही था कि एक तरफ आइन है, एक तरफ एक्ट है, तो इस जो बारीक लाइन है। साकिब, आपके सामने एक जुमला रखता हूं। आपने कहा कि मियां साहब का नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद की, आज सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। जो अगली दरखास्त पीटीआई ले जा रही है सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर रिलीफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर चेयरमैन पीटीआई भी इंतखाबी दंगल में होंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपने सवालिया निशान की बात की थी तो मियाँ साहब पे एक बहुत छोटा सा सवालिया निशान है, तो और इमरान खान साहब के बड़ा सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि उनका मामला अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी, फिर प्रेसिडेंट नहीं है कि जजमेंट मुअत्तल कर दी जाए, ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। तो इसलिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बनाए कि प्रेसिडेंट बनाए कि नहीं, अगर बंदे को आप जमानत दे रहे हैं तो उसकी जजमेंट सस्पेंड कर दें ताकि उसका अगर
अगर उस पर नाअहली की तलवार लटक रही है तो वो इलेक्शन में जा सके। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मेरे ख्याल में आज की जो जजमेंट है उसके बाद कतरे कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है, वो ये है कि आज 22 दिसंबर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होनी है, तो 1 माह और 16 दिन है। तो साइफर जो केस है इसका ट्रायल अभी होना है, तो जारी है, उसमें 13 गवाह हो चुके हैं, बयानात हो चुके हैं। 4 हफ्ते वाली कदगन भी खत्म, 4 हफ्ते वाली कदगन खत्म हो गई है, लेकिन 1 माह और 16 दिन है। फिर उस जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो तेजी से जो है वो ट्रायल आगे बढ़ाएंगे। 4 हफ्ते तो नहीं, लेकिन तेजी से ट्रायल आगे बढ़ाएंगे और उनको फॉलो भी करना पड़ेगा जिनको जमानत दी गई है, सब्जेक्ट टू। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि 1 माह और 16 दिन में अगर साइफर में आ गया फैसला और उसमें कन्विक्शन होगी तो फिर नाअहली हो जाएगी, फिर एक प्रॉब्लम होगी। नईम पंचौता साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम, साकिब ने सारी सिचुएशन आपके सामने रखी। आपको जो आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, ये सवाल बनता है, जब नहीं मिलता आप लोग नाराज होते हैं, लेकिन जब मिलता है तो खुशियां मनाते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भी तो नहीं होने चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत शुक्रिया जी, साकिब भाई बड़ी माशाल्लाह अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, और मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहूँगा कि फील्ड की अगर बात की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाए, या फिर इमरान खान साहब के केसेस की बात की जाए, या साइफर केस की बात की जाए, तो जो चीज़ें हम कह रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो एडमिट नहीं की गई, अगर वहां पर ये बातें तस्लीम की गई हैं कि साइफर ट्रायल जिस तरह से चल रहा है, या ये तस्लीम किया गया है कि बेल जो खान साहब को मिली है जिन बुनियादों को सामने रखते हुए कि साइफर जब डिकोड हो गया और साइफर के मंदरजात जो हैं वो जो है जब डिकोड हो गया, तो फिर तो वो साइफर रहा नहीं। और जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो उन्होंने क्या वज़ीर आज़म को ये कहा था कि वो इस साइफर को सीक्रेट रखें, और दीगर जो चीज़ें वहाँ पर जो है डिस्कस हुई हैं, जिसमें ये भी बात की गई कि इमरान खान साहब जो है वो एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, और नहीं टेक्निकल पॉइंट्स, क्या आपको खौफ है? नहीं टेक्निकल पॉइंट्स तो आज सारे अदालत में, तो वो बातें नहीं मेरा सवाल ले लीजिए। मैंने कहा टेक्निकल पॉइंट्स आज सारे अदालत में डिस्कस हो चुके हैं। मेरा जो सवाल था वो यही था कि जब खिलाफ फैसले आते हैं, चाहे कोई भी सियासी कुव्वत हो, वो फिर अदालतों के खिलाफ ट्रोल करती हुई भी हमें नजर आती है, चाहे आप लोग हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे JUIF हो। आज हक में फैसला आया है तो फिर आप उसकी पजीराई कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी अगली दरखास्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन कबल मुस्तरद की है, जिस पर आप लोग जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है आज चले गए हो या कल चले जाएं, उसमें आपको लगता है कि ऐसा ही रिलीफ मिलेगा जो आज मिला है? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं कि जो हम बात कर रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वो आज आपने देख लिया कि वाकई वहां पर एडमिट किया गया कि नॉमिनेशन पेपर भी छीने जा रही हैं, और बेल जो खारिज की गई है वो आज बेल भी दी गई है, और बाकी रजू करने के लिए हदायत हुई थी और हम गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया है, मुरासले भी जारी कर दिए, प्रैक्टिकली देखना है क्या प्रैक्टिकली अभी भी रुक गए हैं। लेकिन अगर वाज़ेह तौर पर देखा जाए तो अभी भी इसी तरह से सिलसिला जारी है कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को फोन कॉल जा रही हैं, लोगों को धमकियां मिल रही हैं कि आप पेपर जमा ना करवाएं, या आप पेपर जमा करवाएंगे आपको उठा लिया जाएगा। और मैं आज खुद पेपर जमा करवाने गया हूँ, वहां पर सरगोदा मैंने देखा कि RO साहब 2.5 घंटे सीट के ऊपर मौजूद ही नहीं थे, और मैं क्योंकि मुझे इत्तला मिली थी कि एक गुजरावाला में हमारे एक भाई ने पेपर जमा करवाने के लिए वो वहां पर गया और उसने पेपर दिए, आधे घंटे बाद मेरा सवाल फिर तोशाखाना वाली जो आपकी सजा है, जो नाअहली है, जिसकी वजह से आप इलेक्शन में अभी तक नहीं जा सकते, आगे जो कुछ होना है वो साकिब पहले बता चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको ये उम्मीद है कि आपको वो रिलीफ मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिला? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है, और हम उम्मीद से अदालतों में जाते हैं, हम उम्मीद लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाते हैं। लेकिन जो पहले फैसला दिया गया था डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, जो मामला पेंडिंग था कि ऑर्डर को तो सस्पेंड कर दिया गया, सजा को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ऑर्डर जो था वो इनफील्ड था, तो उसको सस्पेंशन के लिए जो दरखास्त की गई थी वो आपको पता है कि हमारी खारिज कर दी गई। और अगर उससे पीछे चले जाएं तो जब ये जो सजा सस्पेंड हो रही थी, जब उस वक्त ये फैसला आया था, तो उस वक्त भी साथ अगर प्रेयर के अंदर मौजूद नहीं था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दी थी जिनकी रोशनी में ये जो है खान साहब का जो फैसला था, जो ऑर्डर था, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाए, चले ठीक हो गया। यहाँ पे 1 मिनट के लिए नहीं
1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। सेनेटर डॉक्टर इफनानुल्लाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर यह इल्जाम है कि आप लोगों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आज आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई गिला नहीं होना चाहिए आप लोगों से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उसके बाद जो है वो अब इसमें कोई वो रह नहीं जाता कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अवेलेबल है। अब इनको चाहिए कि वो फोकस करें इलेक्शन के ऊपर, बजाय इसके कि इन चीज़ों पे करें। और ये एक और बात भी समझें, आज अतर मिनल्ला साहब ने 2018 में जो कुछ हुआ उसका जिक्र किया, उसको एडमिट किया और उन्होंने कहा कि यह अब नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को भी मेरा ख्याल है, चूंकि आप खुद उस मरहले से गुजर चुके हैं, तो इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। जो गुजर गया अब वो आइंदा नहीं होना चाहिए। देखें, अच्छी बात है जो उन्होंने कही है, मैं इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये ना हो, क्योंकि देखें जो हर किसी पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब का ना आइन में कोई इंटरेस्ट है ना कानून में कोई इंटरेस्ट है, उनके मफादात हैं, वो उसके हिसाब से चलते हैं। सही, हमने तो हमेशा आइन और कानून की बात की है। तो भाई ये ना हो ना, ये कल को निकल के फिर दोबारा जो है वही काम शुरू कर दें। ये जो पहले अपना वो धरने देना, वजीर आजम हाउस पे हमला करना, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना, पीटीवी पे हमला करना, उसके बाद जो ये 9 मई वाला कारनामा अंजाम देना, ये कारनामे दोबारा ना शुरू हो जाए ना। बस ये अदालतों को जरूर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक मामला चले, लेकिन ये भी देखेंगे किस का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब आप सेनेटर साहब कह रहे हैं कि मशरूत जो है ना इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो इनके लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस तरह नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देख लें कि ये कल को फिर वही वाला काम ना करें। ये कम से कम ये सोच तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि देखें, हमने तो हमेशा आइन और कानून की बात की है। सही, ये तो आज अगर इनको एस्टेब्लिशमेंट जाके डील दे दे तो ये तो फिर दोबारा वही काम शुरू कर देंगे जो उन्होंने पहले किया था। सही, इसकी कोई गारंटी है कि ये नहीं करेंगे? सही। अच्छा, नहीं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सेनेटर इफनानुल्लाह ने कहा है कि अगर आज आपको एस्टेब्लिशमेंट डील दे देती है तो उसके बाद दोबारा आपने वही करना है जो कुछ 9 मई को किया है। क्या ठीक कह रहे हैं सेनेटर साहब? देखिए, बात यह है कि अफनान साहब ने जो बात की है कि कानून और आइन की बालादस्ती जो है पीएमएलएन ने की है, बिल्कुल हमने देखा है 16 महीनों में जो इन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। और जो इन्होंने जिस तरह से बिल्स ली हैं, प्रोटेक्टिव बिल्स, जो आज तक किसी मुजरिम को नहीं मिली, किसी इस तरह से जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको नहीं मिली, और वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मिली, जो मुल्क के अंदर ही गैर कानूनी तरीके से आ रहा है, उसने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की क्या बात करनी है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने सैकड़ों केसेस का सामना किया है और अभी भी वो जेल में पड़ा है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो, उसने ये नहीं कहा कि मैं डील करके बाहर लंदन जाना चाहता हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मेरा इलाज जो है वो यूरोप में किसी मुल्क में करवाया जाए, बल्कि वो जेल में पड़ा है सिर्फ इस कौम के लिए, इस मुल्क के अंदर जो है हकीकी आजादी के लिए। और उसकी जो स्ट्रगल है 27 साल की, मुझे ये बता दें कि किसी जगह के ऊपर आपने देखा हो कि उसने अपनी मिलें बनाई हो, फैक्ट्रियां बनाई हो, अपने कारोबार बनाया, बल्कि शौकत खानम बनाया, नंबर यूनिवर्सिटी बनाई, उसने अलकादर बनाई, सियासत को पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया। जी देखें, नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन लाजमी सी बात है अगर कहीं पे पटवारी और कहीं पे पापड़ वाले की कहानियां हैं तो दूसरी तरफ हमें जो है ना फरागोगी भी नजर आती हैं। वो भी इल्जामात हैं जो माजी में लगे, ये भी इल्जामात हैं जो अब तक लग रहे हैं। जब तक अदालतों में साबित नहीं होते हम इन इल्जामात ही कह सकते हैं। साकिब, एक जो तस्वुर है, मैं आज भी देख रहा हूं, मुझे दोनों जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि एक दूसरे पे अब भी वही इल्जाम है कि जी लाडले आप हैं और लाडले आप हैं। ये लाडले का मामला अदालतों से कभी खत्म हो सकेगा या नहीं? हर दौर के अपने अपने लाडले होते हैं, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा। ज़ाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपनी तौर पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रही होती हैं। मैं फैक्ट्स पे बात बहरहाल करूंगा कि 2018 की बात की, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 2018 के इलेक्शन की बात की। 2018 में जो जुडिशरी थी वो मुस्लिम लीग नून या शरीफ फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल हुई, ये एक फैक्ट है जिसको आप नहीं जुटला सकते। और जो सजाएं दी गई वो सजाएं ऐसी थी कि जो नहीं बनती थी। 5 साल उनको नाहर रखा, तो वो नहीं होना चाहिए था। तो बात सिंपल और सादा सी है। तब भी जो एक फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो था वो होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर बैठ गई थी ट्रायल कोर्ट पे
2018 में कि ट्रायल कोर्ट जो इलेक्शन से पहले जुलाई में फैसला करे ही करे एक रेफरेंस का, तब भी ये नहीं होना चाहिए था। और अब भी मैं ये कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल लीडर अगर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसके लिए फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस वो होना चाहिए। अगर अदालतें ये समझती हैं कि उनको इलेक्शन में आना चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडर हैं और जो 2018 में अदलिया ने गलतियां की हैं वो अभी नहीं होनी चाहिए, तो इनको भी वो रिलीफ दे दें फिर, ताकि ये फ्यूचर के लिए चीजें सेटल हो जाएं, ताकि हमेशा से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वही जेलों में जा रही है और वही ये डिस्क्वालिफिकेशन नायलियां जो है भुगत रही है। तो वो उस सेंस में मैं कहूंगा कि जो भी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, उनको आइन और कानून के मुताबिक जो एक फैसिलिटेशन जुडिशरी की तरफ से होनी चाहिए वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कोई गुड या बैड वाली नहीं होनी चाहिए, ना मियां साहब के लिए ना एक पॉइंट जो आप मेक कर रहे थे। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपने बात की कि जुडिशरी 2018 में, आज 2024 में आपको एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल होते हुए लग रही है? नहीं, वो फिर वही बात हम कर रहे थे कि कहीं तो इन्हें अदालत ही ना हो जाए, उस पर आगे बात करनी है। तो इन अदालत 2023 में जो जुडिशरी है वो भी कोई आइडियल नहीं है। मतलब मैं उसको ये कहूँगा कि आप ये कहें कि जुडिशरी जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो मैं इससे बतौर कोर्ट रिपोर्टर एग्री नहीं करता। सही। अब उसमें हम इन डेप्थ में नहीं जाते, तो कभी फिर जाएंगे। चलें, ठीक है। नहीं, आपके ख्याल में जो इस वक्त अदालत है, आपको लग रहा है कि जो 2018 में हुआ, अगर वो जैसे साकिब ने कहा कि 2018 में हुआ, जस्टिस अतर मिनल्ला ने माना, लेकिन आप लोग कहते हैं कि 18 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन 2018 की बात की जाए, जो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया है, उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को बदयांती की बुनियाद के ऊपर जो है नायल किया गया। 2018 में इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो उस वक्त भी खान साहब नहीं आई थी, और आपने देखा ऐसे हल्के थे जिनमें रात को रिजल्ट आया कि वो जीत चुके हैं, तो वो पता चला कि हम हारे हैं, और एक हुकूमत ऐसी बनाई गई जिसमें इत्तेहादियों का जो है वो हमें साथ लेना पड़ा। तो उसकी वजह यही थी कि जिस टाइम दिल हुआ उस वक्त जो है इसको हटा दिया जाएगा साजिश करके, और वही एग्जीक्यूट किया गया कि जो ही लेटर आता गया है, जिस लेटर की आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही थी, साइफर की, तो उसकी बदौलत जो है वो तमाम लोगों ने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया और आकर मसनद के ऊपर बैठकर इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का खात्मा किया, ओवरसीज का वोट जो है उन्होंने खत्म किया, ताकि जो 1 करोड़ लोग ओवरसीज हैं उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करना है, तो लिहाजा हम पैसे तो उनसे लेते हैं लेकिन वोट ना वो डाल सके, ताकि नेक्स्ट इनकी अपनी फिर दोबारा हुकूमत है। तो ये धांधली तो इन्होंने शुरू कर दी थी जब लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि अगर आप अपोजिशन में मौजूद रहते तो ये सारी लेजिस्लेशन ना हो सकती थी। अगर आप लोग अपोजिशन ना छोड़ते, कौमी असेंबली में बैठे रहते, तो ये सब कुछ नहीं होता। सेनेटर डॉक्टर इरफानुल्लाह साहब, आपके ख्याल में 2018 को आप कहते हैं कि आपके साथ हाथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज एडमिट किया इजाफी नोट में अतर मिनल्ला साहब ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन नईम समझते हैं कि 2018 में भी उनके साथ ज्यादती हुई? देखिए, दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं। सही। अब कोर्ट भी कह रही है, तारीख भी कह रही है, इनको भी मालूम है इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हुए। हम ये और ये एक दफ़ा की बात नहीं है, 1999 में भी इमरान खान ने यही हरकतें की थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोग ज़रा सोच समझ के इस मामले को लेके चले। ये फॉरेन फंडेड लोग हैं, इनकी बाहर की लॉबी से पैसा आया हुआ है, ये प्रूवन है। ये अरनजीत सिंह से पैसे लेने वाले हैं, ये इंडिया तक से पैसे ले लेते हैं, ये इस किस्म के। तो ये सामने रख के करें, इसको कल दोबारा वारदात का मौका मिलेगा, ये फिर इंडिया से पैसे लेगा और इंडिया से पैसे लेके फिर पाकिस्तान में इंतशार फैलाएगा। सही। और आप ये याद रखें कि ये 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। सही। ये दूसरों को जो है बोलते हैं। मुझे बताएं, ये जो पूरा का पूरा अलकादे ट्रस्ट वाला केस था, ये ईमानदारी का केस था या करप्शन का केस था? कि पूरे ओपन एंड शट केस है कि ट्रस्ट में पैसे पकड़ लिए, जमीनें ले ली और उसको फायदा दे दिया एक बिजनेसमैन को, और आप देखें कैसे ढिठाई के साथ उसको डिफेंड किया जाता है जैसे कुछ है ही नहीं। भाई आप अपनी बेगम से पूछते हैं कि तुम्हारे पास
तुम्हारे बच्चों के पास ये इतने 15-15, 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से आ रही हैं? पूछा लेकिन डॉक्टर इरफान साहब, आप ही के दौर में, डॉक्टर इरफान साहब एक सवाल लीजिएगा, आप ही के दौर में ये साइफर का मुकदमा हुआ और उसमें आज जो रिमार्क्स आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देखकर लगता है कि इस मुकदमे में उतनी जान नहीं है जितनी कि आप लोगों ने मुकदमा बनाते हुए माहौल बनाया था। देखिए बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन ओपनली की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। आप पाकिस्तान की ऑफिशियल केबल को लेके उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, अगर ये पंडोरा बॉक्स एक दफा खुल गया तो आपके साथ तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई करेगा नहीं, जो करेगा उसको पता नहीं होगा कि वजीर आजम जो है वो खुद ही उसको जो है वो साइफर को डिसाइफर करके उसको पूरी दुनिया के सामने लहराना शुरू कर देगा। सही। आप मुझे बताएं ये कितना मुल्क का इसके ऊपर नुकसान है। सही। लेकिन अगर उसके बाद अदलिया का कोई भी फैसला आता है, हमने माजी में भी तस्लीम किया है, हम आइंदा भी करेंगे। सही। और ये जो बार बार कहते हैं ना केस खत्म करा लिए, केस खत्म करा लिए, वो इन्हीं अदालतों से कराएं जिधर से आपको रिलीफ मिल रही है। सही। जहां से ये बोले ना साथ फिर कि ये इन्हीं अदालतों ने रिलीफ प्रोवाइड, क्योंकि झूठे केसेस बनाए गए थे, लेकिन इफनान चोरी के मुकदमे बनाए गए थे, किसी को छोड़ा नहीं था इन्होंने। इफनान, आपने साइफर पे जो पॉइंट मेक किया, आपने कहा ओपन एंड शट केस है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3(5)(b) का जुर्म है उसके इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं है। ये मुल्क की सबसे आला अदलिया कह रही है अपने फैसले में। देखिए मैंने ये पहले भी वाली बात की कि जो भी अदलिया का फैसला होगा वो सर आंखों पे है, और ये एक जज हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन है और ये मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, मेरा ख्याल है ये फैसला है, ऑब्जर्वेशंस तो वो हैं जो ऑब्जर्वेशंस तो वो हैं इफनान जो अतर मिनल्ला साहब ने इंतखाबात के हवाले से दिए, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आज के रिटर्न ऑर्डर में है। ठीक है, फिर अगर देखें अगर अदालत का फैसला है वो तो ज़ाहिर है हम सब पे बाइंडिंग है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं ये फिर भी समझता हूँ कि अगर हम इस तरह जो हमारी केबल्स आती हैं, साइफर आते हैं, अगर हम उसको इस तरह तमाशा बनाएंगे दुनिया के सामने कि एक जेब से कागज़ निकाल के जो है वो आवाम को फ्रॉड करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये तो ज़ाहिर है फिर इसको ये देखना चाहिए ना, मतलब हमें नाइव नहीं हो सकते हम। आप ये देखेंगे आप किससे डील कर रहे हैं। सही। वो कल को कोई और फिर वारदात डालेंगे, फिर उससे मुल्क का और नुकसान होगा। सही। ठीक है साकिब, एक मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है लेकिन एक पॉइंट बहुत अपनी जगह पे अहम है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करती है, तो आपके ख्याल में ये केस अब अपनी वो जो जिसे कहते हैं जो स्ट्रेंथ में, और आप समझते थे कि साइफर में बड़ी मुश्किल में चेयरमैन PTI, लेकिन आज की हेयरिंग के बाद एक रिलीफ मिलता हुआ तो नज़र आता है? नहीं, दो चीज़ें हमें अलग अलग उनको देखना पड़ेगा। एक तो ट्रायल है, वो ट्रायल कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी लिखा कि हमने जो कुछ अपनी जजमेंट में लिखा है ये बाइंडिंग नहीं है आप पे, ना इससे आप जो है वो मुतासिर हों, आप आज़ादाना तरीके से ट्रायल करें और ट्रायल का फैसला जो है वो कर दें। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, आज रिमार्क्स दिए हैं बहुत ज़्यादा, ये वो ऑर्डर में नहीं लिखे गए, लेकिन ऑर्डर में जो चीज़ उन्होंने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सेक्शन है 5(3)(b), जिसमें जो किसी दूसरे मुल्क ने आपने ऐसी कोई चीज़ ऑफिशियल जो है वो पब्लिक में बात कर दी या फैला दी, पब्लिक में शेयर कर दी, जिससे किसी दूसरे मुल्क ने फायदा उठाया हो आपके अगेंस्ट, तो वो आपने साबित करना है। तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि FIA साबित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा इस स्टेज पर जो है उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी सॉलिड के जिसमें वो साबित हो सके। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि ये केस जो है वो अब इसमें दो किस्म की सजाएं हैं, 3 सेक्शंस में 2 साल की सजा है, तो वो कंकरेंट चलती हैं, तो वो 2 साल की एक छोटी सी ब्रेक लेनी है साकिब, ब्रेक के बाद आके इसी पर आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। चाहूंगा कि नईम हैदर पंचौता साहब की तरफ जाए। नईम साहब, आपके ख्याल में जो साकिब ने बात की, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते? जी, सेक्शन 5 जो 3(b) के तहत इन्होंने बताया है कि कैसे किसी दूसरे मुल्क जो है वो फायदा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल हम पहले दिन से कह रहे थे,
लेकिन इनकी आंखें बंद थी और ये कह रहे थे कि दूसरे मुल्कों को फायदा दिया। कैसे फायदा दिया है? आपने अपने मुल्क की जमहूरियत के ऊपर हमला किया है तो आप उससे कैसे इनकारी हो सकते हैं? मैं अफनान साहब की बातों का भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। ये हमें कह रहे हैं कि जी आप नॉन वेरिएबल है। हम तो हमेशा इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन हो। हम भी वीडियोस लेकर आए, हमारे पास जो सबूत हैं, फिर देखा जाएगा कि कितने लोग उसके अंदर हमारे इन्वॉल्व पाए जाते हैं। आपने पूरे मुल्क को जेल बना दिया है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये कह रहे थे कि ये नॉन वेरिएबल है। अपना बताएं, क्या 97 में हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था? फिर मैं कहूँ कि नहीं जी हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले वाले नहीं है। हम जो 2014 के अंदर मॉडल टाउन के अंदर लाशें बिछाने वाले नहीं है। हम कहें कि जनाब हम अपने इदारों के खिलाफ बातें करने वाले नहीं है कि वो मुंबई हमलों में इन्वॉल्व हैं। मैं फिर कहूँ जी कि हम वो नहीं है कि जो इमरान खान साहब की कायनी हुकूमत को गिराने वालों में हो। तो इस तरह की बातें करना, अपना गिरबान तो जागना चाहिए ना कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या हमने की है? क्या हमने बाहर जायदादें बनाई हैं? क्या हमने बाहर बैंक अकाउंट्स बनाए हैं? क्या ये जो बात कर रहे हैं कि जायदादें जो हैं हमारे ऊपर केस साबित नहीं हो सका, क्या इन्होंने कोई रसीदें दी हैं? आज तक के रसीदों की बात हो रही है ना, उसके ऊपर मुझे बताया ना कि कोई रसीद आई है। जब रसीदें ही नहीं दी गई और ये कह देना कि हम बरी जमा हो गए हैं, वही नैब जो इनके लिए पलकें बिछा कर बैठा हुआ है कि आए जी आपको मुस्तनद के ऊपर बैठाया जाता है, आपकी कोई बरात गिरफ्तारी नहीं है। वही नैब इमरान खान साहब के खिलाफ हर केस के अंदर कहता है कि हमने कंटेस्ट भी करना है, गिरफ्तारी भी डाल दी उन्होंने बगैर मतलब जो है कि अदालत को बताए। उन्होंने एक ऐसी बदयांती की कि उन्होंने उस लॉ का हवाला दिया जो कि लॉ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि 10 दिन जो है वो रिक्वायर्ड थे, रिवीजन का टाइम था, तो ये 10 दिन के अंदर जो है कोर्ट से इन्होंने रजू नहीं किया, तो लिहाजा इनकी जो है दरखास्त है वो खारिज की जाए। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला ये चलता गया और वजारत कानून से एक मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए, चूंकि आपने कहा आपने इफनान का जवाब देना है, वो जवाब आपने मेरे ख्याल दे दिया। इफनान साहब आप कोई बात करना चाहेंगे जो नईम ने रिस्पॉन्स दिया है उस पर? देखिए बात ये है कि ये बार बार एक ही जगह इनकी सुई फंस गई है। ये बताएं ना कि ये जो अल कादिर है ये सवाब का काम था। 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन थी, एक बंदे को आपने पैसे दे दिए, ये करप्शन थी कि सवाब का काम था। और ये करप्शन कर रहे हैं। हमें 2013 में हुकूमत आई थी, पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 136वें नंबर पे था। सही। जब हम 140वें नंबर पे था। सही। हमने 2018 में जब हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान 116वें नंबर पे था। सही। और इनके जो वो अपना ऊपर से आए हुए ना इमरान खान साहब, उन्होंने 4 साल के अंदर दोबारा 140 नंबर पे हिट कर दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मैं नहीं कह रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है इमरान खान चोर है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है इमरान खान चोर है। आखिरी 16 महीने में आप 1 पॉइंट नीचे ला सके उसे? नहीं ला सके ना, क्योंकि एक बंदा जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। सही। कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। सही। हम उसको मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, डिफॉल्ट, और ये उसके बाद भाषण दे रहे हैं। सही। कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। ठीक हो गया। भाई मुझे आज तक बताएं किस बंदे ने अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो इस तरह किया हो? कोई एक लीडर बताएं दुनिया के अंदर। सही। इस तरह। और फिर चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था सीपैक करने, इन्होंने सैबोटाज किया। ये सारी पुरानी बातें, ये सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। इफनान 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। साकिब आपके पास आऊंगा। 2 चीजें मेरे सामने आज जो बेल मिली है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को, मैं आज जो चीजें देख रहा था उसमें बाज़ाहिर मुझे ये नजर आता है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए सबसे बड़ी रुकावट 190 मिलियन पाउंड केस है और तोशाखाना केस है, जिसकी वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, मे यू कैन करेक्ट मी, कि वो इस केस में जमानत मिलने के बाद रिहा हो सकते हैं। कोई और मुकदमा आपको लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ है? अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, उनके वकील से भी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो। जितने भी मुकदमात हैं वो सारे ज़मानत पे हैं उन पे। और शाह महमूद कुरैशी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर उनकी आजकल ये भी नहीं पता चलता कि किस मुकदमे में गिरफ्तार कब हो जाए, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि कल वो रोबकार जारी होने के बाद जो है वो रिहा हो जाएंगे। और जो बात की आपने इमरान खान साहब के हवाले से, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना नैब केस, ये वो केसेस हैं। इन दोनों केसेस में खान साहब की जमानत हो जानी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में 27 को समात है, 27 नहीं तो आप जनवरी के फर्स्ट वीक में कर लें तो उनकी मेरी नज़र में, क्योंकि 58 उसमें वो हैं मुल्जिम गवाह हैं और उसमें जो
6 उनके साथ को अक्यूज्ड हैं, उनकी इश्तिहारी के वो चल रही है सारी मामलात, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो किसी भी जमानत के लिए ये एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड होता है, ट्रायल शुरू ही ना हुआ हो और वो जो उनको जमानत जो है वो मिल जाती है। मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा चांस ये 190 मिलियन पाउंड में जमानत हो जाएगी। अब तोशाखाना नैब केस जो है उसमें भी कोई इतना जो, क्योंकि तोशाखाना नैब केस में एक और इशू भी है कि तोशाखाना में इमरान खान साहब को 5 अगस्त को एक जो है वो सेशन कोर्ट से हो चुकी है, सजा हो चुकी है। आपका एक एक्ट हो तो एक एक्ट पे 2 अलग अलग केसेस चल नहीं सकते, ये आगे चलेगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी में मुस्तरद किया जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी में उन्होंने फैसला जो था उसको मुस्तरद किया उनकी दरखास्त। लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि एक एक्ट में 2 अलग अलग मामला चल नहीं सकते कि आप एक में कन्विक्शन दे, आप दूसरे में भी कन्विक्शन हो जाएगी तो कैसे वो मतलब जस्टिफाई कैसे होगा। तो इसलिए जो ये दोनों केसेस हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगले 15 से 20 रोज में उनकी जमानत ना हो तो एक बड़ी खबर होगी, होना जो है वो मेरे मतलब आपकी बातों से साकिब मुझे ये लग रहा है जनवरी बड़ा अहम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के। जी बिल्कुल, मियां साहब के लिए मियां साहब के बारे से मैंने आपको बताया कि उनका जो मामला है वो 62(1)(f) वाला वो क्लियर है ऑलमोस्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होनी है उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट वो क्योंकि जजेस ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं बाकायदा तौर पर, वो 5 साल ही होना है। इमरान खान साहब को अगर इन दोनों केसेस में जमानत हो जाती है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि 1 माह और 16 दिन हो गए, तो साइफर केस में अगर ट्रायल मुकम्मल हो गया तो उनको अगर 1 माह की भी सजा हो गई तो फिर 5 साल की, फिर दोबारा 5 साल की कन्विक्शन हो जाएगी। नईम साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑफर फ्लोट किया आप लोगों के लिए। फैसल करीम कुंडी मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नईम, फैसल की ये ऑफर बतौर पीटीआई वर्कर, आप बतौर पीटीआई रहनुमा कैसे देखते हैं इसे? देखें, जो फैसल साहब ने कहा है, देखते हैं कि इसके ऊपर खान साहब का आगे से क्या रिएक्शन आता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल जो हमारी कोर कमेटी है या सीनियर लीडरशिप है जो भी उसके ऊपर बयान देती है, मैं उससे पहले कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं, एक दुश्मन की बात कर रहे हैं, असल बेसिकली जो बात अगर इस अंदाज से होती कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए या आइन की बालादस्ती के लिए या फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन के ऊपर बोलने के लिए या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, तो वो मेरा ख्याल में ज्यादा लॉजिकल होती। अब देखते हैं क्या फैसला होता है, तो उसके मुताबिक हम रिस्पॉन्ड बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी सही। इफनान, आप कैसे देखते हैं? फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्तरका दुश्मन है। देखिए, हम ये समझते हैं कि सियासत के अंदर दुश्मनियां नहीं होती, सियासत के अंदर मुखालफत होती है। अब वो हमारे मुखालिफ ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये मालूम था कि ये, क्योंकि देखें ये बहुत सारे ऐसे लोग जो पीपल पार्टी से निकल के पीटीआई गए थे, जो वैसी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थे, ये उन्हीं को मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं अपने साथ मिलाने की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये सारी कुव्वतें हमारे खिलाफ इकट्ठी हो रही हैं। इनको मालूम है कि आवाम जो है वो किसके साथ है, इसलिए अपना ये एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान मारेगी और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैं ये जो बार बार रूल ऑफ लॉ की बातें कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ, ये बताएं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था 11 अप्रैल को, ये भी तो किसी रूल ऑफ लॉ के तहत ही हुआ था ना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि आप लोगों ने जो है इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर जो है वो आइन को जो है वो सब उसको खराब करने की कोशिश की। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। वो आज फिर बैठ गया, कहते हैं वो जी क्या कहते हैं, वही वाली कहानी, वो ये एक कहानी रटी रटाई। और यार आप फिर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? आज आपके हक में फैसला आया ना, अब जरा नईम से जवाब लेने दें। कॉन्फिडेंस वाले को नहीं मानते। इफनान, आपने अपना पॉइंट मेक किया, नईम से जवाब लेने दें। नईम, इफनान ने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और कानूनी इकदाम करार दिया था, और आप लोग कहते हैं कि वो बैरून मुल्क की साजिश थी। देखें, वो केस जो साइफर चल रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। आप यहाँ पर माइक लेकर निकलें और पाकिस्तान से सवाल करें तो हर बंदे की आवाज आएगी कि हमारे खिलाफ साजिश हुई और इन लोगों ने की। उसके बेनिफिशरी ही हैं, 9 मई की भी बेनिफिशरी ही हैं, उस जो एक अदम एतमाद की का एक ड्रामा नजा कर और ये सारा किया गया, उसके भी ये लोग हैं। तो जब बातें सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर आकर करने वाली की जाती हैं कि जनाब नहीं, सॉरी टू से आपको इंटरप्ट करूंगा, इसका फैसला
इसका फैसला, जैसे कि आज आपकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उस मामले का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैंने या आपने माइक लेके निकलकर आवाम में इसका फैसला नहीं करवाना। पॉइंट उनका अपनी जगह पे वैलिड है। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, आपके पास साइफर आया, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हुई, उसमें डिमार्च जो है किस बात के ऊपर किया गया कि हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, लिहाजा हम डिमार्च कर रहे हैं। इनके जो वजीर आजम साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने वो मीटिंग कंडक्ट की जो दूसरी थी। तो जब बात तस्लीम कर ली गई तो उस तस्लीम करने के बाद इन्होंने ये कहा कि अब इसका ही केस जो है इमरान खान के ऊपर बना दिया जाए। दूसरी मीटिंग के अंदर ये नहीं कहा गया कि साइफर गुम हुआ है, 6 महीनों के बाद कह रहे हैं कि साइफर गुम हुआ है। उस मीटिंग के अंदर फिर क्यों नहीं जिक्र किया गया? तो ये सारे इनके ड्रामे हैं, बहाने हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ की हमेशा जो है फाइट की है, अपनी जिंदगी जो है इस मुल्क को दी है। इन्होंने तो सिर्फ अपना मालो दौलत धन बनाया है, उसके अलावा कोई नहीं। और 8 फरवरी उसकी भी बात क्लियर कर दूं। देखिए, नहीं मैं एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट लीजिएगा। आपने अभी चंद सेकंड पहले खुद अपने अल्फाज में ये बात कही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसे मुदाखलत करार दिया, लेकिन आपकी जमात का ये नैरेटिव था कि ये मुदाखलत नहीं थी, साजिश थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसे साजिश कहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप खुद कह रहे हैं कि उसे मुदाखलत कहा गया था। देखें, मुदाखलत की बात की जाए या साजिश की बात की जाए, बात एक ही है कि बाहर से धमकी मिली, साजिश की गई, अंदरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हुई और इन्होंने सब ने मिलकर इमरान खान साहब की कायनी हुकूमत को हटाया। 8 फरवरी भल्ले का है और इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। हाँ, डील वाला रास्ता ये चूज जो करना चाहते हैं, इस दफा वो कबूल नहीं होगा। और अगर इनकी इतनी ही पॉपुलैरिटी होती तो हम मुझे बताएं कि कोई पंजाब के अंदर इन्होंने एक उस कन्वेंशन के बाद कोई जलसा किया है। मरियम नवाज साहब गई हैं, 70% ग्राउंड जो था वो खाली था। उसके बाद इन्होंने कोई जलसा करने की तौफीक ही नहीं इनको, क्योंकि उन्हें पता है कि जलसों में जाएंगे तो आगे नारे लगेंगे इमरान खान जिंदाबाद के। लोग तो खान को चाहते हैं ना, लोग तो असल में इस मुस्तकबिल की खातिर खान के साथ करें कि वही है जो इस मुल्क को निकाल सकता है। इफनान 30 सेकंड्स है, इफनान आपके पास 30 सेकंड्स हैं। मुझे अगर ये बता सकें कि पहले जलसे के बाद वाकई उनका पॉइंट अपनी जगह वैलिड, आप जलसा नहीं कर सके। देखिए, हम जलसा हमने जो किया था वो तारीखी जलसा था। आज तक बीटीआई से तो इसके करीब कोई जलसा हुआ नहीं है, तो ये जलसा ना करें। और ये जो डिमार्च की बात कर रहे हैं ना, अगर डिमार्च आने के ऊपर साजिश होने लग गई है ना, तो फिर तो इस मुल्क में कोई हुकूमत बचेगी नहीं। सही हो, डिमार्च तो दर्जनों आते हैं 5 साल के दौरान जो एक टेन्योर होता है। लेकिन अगला जलसा कब कर रहे हैं? 30 सेकंड्स में अगर लोग जानते हैं कि इमरान खान की जो पीछे कौन है, लोग जानते हैं इमरान खान के पीछे कौन है, इसकी तारें कहां से मिली हुई है। फॉरेन फंडेड लोग हैं, फॉरेन एजेंडे में हैं, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। 30 सेकंड्स में अगला जलसा कब कर रहे हैं? जलसा बताएं जी अफराद साहब। 6 जनवरी के बाद इंशाल्लाह, 6 जनवरी के बाद इंशाल्लाह 30 सेकंड्स साकिब जरा जल्दी से। शाह महमूद कुरैशी साहब की लाहौर से कोई अबूरी जमानतें जो खारिज हुई हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद उनका देयर इज अ डाउट कि वो भी अभी कैद में रहेंगे। नाज़रीन, साकिब बशीर का, सेनेटर इफनान का और तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। और आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ होंगे जान अचकज़ई साहब और बात करेंगे बलोच यकजहती कमेटी के मार्च की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बलोच यकजहती कमेटी का हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से एहतजाज इस्लामाबाद में जारी था और इस एहतजाज के हवाले से बलूचिस्तान भर में बिलखुसूस काफ़ी एहतजाज हुआ। इस एहतजाज की जो हैंडलिंग थी इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, उस पर आज हमने देखा कि सदर पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के दरमियान भी रब्ता हुआ और दोनों ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया जो कुछ इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में हुआ डिफेंडेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस पर अपना एक मौक़िफ़ रखती है और जो माजी में भी हम सुनते आए। इस वक्त हमारे साथ हैं निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब। जान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। जान साहब, सबसे पहला सवाल आपके सामने। हम देखते हैं कि चंद हफ्तों कबल ये वाकया तुर्बत में होता है। इब्तदाई मुतालबा इन लवाहिकीन का आपके सामने क्या था?
देखिए, उन्होंने मुतालबा किया था कि जिन पे इन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनको जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ FIR हो। ये दोनों मुतालबे उनके जो है वो माने गए हैं। एक इंक्वायरी कमेटी है, जिन पे भी इल्जामात हैं उनका भी हक है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो हो रहा है, और इनकी मर्जी के लोग उस कमेटी में शामिल किए गए थे। फिर जिन लोगों पे इनने इल्जामात भी लगाए थे उनको भी हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, वो भी हम सस्पेंड कर चुके हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि इनके लॉन्ग मार्च का जवाब क्या है। जान चकजी साहब, आपने कहा जिन लोगों ने, जो मेरी मालूमात हैं उनका स्ट्रेट फॉरवर्डली जब तुर्बत में धरना चल रहा था, आपने उनसे एंगेज करने की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के थ्रू कोशिश की, जिसके बाद वो तदफीन पे आमादा हुए। उस वक्त उनका मुतालबा था CTD के अगेंस्ट FIR का, जिसे आप लोगों ने इब्तदा में नहीं माना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात और सेशन जज के अहकामात पर फिर आपको FIR करनी पड़ी। देखिए, अगर मेरी मर्जी या हमारी गवर्नमेंट की मर्जी होती तो हम कोई FIR नहीं करते, हम उस लोगों को यानी सस्पेंड भी ना करते, क्योंकि बेसिकली एक दहशतगर्द उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ये सौलतकारी कर रहे हैं, उनके लिए सियासी सिविल मूवमेंट का राइट जिसका आप यूज कर रहे हैं उनके लिए निकले हुए हैं, जिन्होंने रियासत पे 11 हमलों का एतराफ किया था। उसका नाम बालाज बलोच था और ये एक प्राउड दहशतगर्द था। रियासत को मालूम है, आपको मालूम है कि इस इलाके में एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी, जिस तरह आप एक बलूचिस्तानी है और मैं भी बलूचिस्तान से हूँ, तुर्बत में एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी कई सालों से है। एक साल में पिछले दिस ईयर टोटल 66 लोग जो है दहशतगर्दी की नजर हो गए हैं और 150 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं और वहां पे आम लोग शहीद हुए, आम बलोच, इसी तरह आम लेबर भी शहीद हुआ, मजदूर जो बाहर से आके वहां पे मजदूरी कर रहे थे और लॉ एनफोर्समेंट के इदारे। तो कोई भी रियासत दहशतगर्दों के साथ नरमी नहीं कर सकती। जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है, दे विल बी डेल्ट। लेकिन जाना चकजी साहब, जो लोग एहतजाज कर रहे थे उसमें खवातीन, बुजुर्ग, बूढ़े और बच्चे थे। जो एंगेजमेंट अब यहां पर हुकूमती कमेटी ने इनके साथ की है या सदर और वजीर आजम और गवर्नर बलूचिस्तान के राब्ते हुए, अगर यही एंगेजमेंट पॉलिटिकल ओनरशिप लेके आप लोग तुर्बत या क्वेटा में करते तो जो कुछ गुज़िश्ता 48 घंटों में यहां पर हुआ है वो नहीं होता। आप और मैं, जो कोई भी है, वो मारंग के नजरिया सियासत से, तरीका एहतजाज से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन जो ओवरऑल गुज़िश्ता 48 घंटों में यहां हुआ, अगर इससे पहले आप लोग पॉलिटिकली इनके साथ एंगेज करते, बात करते, तो यह सूरत हाल डेवलप ना होती। देखिए, पहली बात ये, कोई एजेंडा 2 कर रहे थे, इन्हें जरूरत क्या थी क्वेटा आने का, फिर उन्हें बलोच रीजन से बिलखसूस कोलू जाने का। इन्होंने इस्लामाबाद जाना था ना, कोलू से फिर ये डेरा गाजी खान गए, फिर वापस PTM के पास रियाई खान आए, वहां से फिर इस्लामाबाद पहुंचे। ये एजेंडा किसका 2 कर रहे थे? दूसरी बात ये कि इनके साथ सिर्फ ये नहीं थी कि खवातीन थी, इनके साथ PTM के लोग थे, इनके साथ बहुत से एथनिक फाशिस्ट थे और कुछ भी हो सकता था। लिहाजा लॉ एनफोर्समेंट का एक डिसीजन है, उन्होंने उस वक्त डिसीजन करना है। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कल कोई भी कल मुल्ला फजल्ला जो TTP का दहशतगर्द था, उसकी बेटी आई इस्लामाबाद में मार्च करे, सिविल मूवमेंट करे, मेरा बाप मिसिंग है, क्या उसको भी हम जस्टिफाई करेंगे? तो भी हम कहेंगे कि जी वेलकम, आपका जमहूरी राइट है। खुद मारंग बलोच साहिबा, उनका वालिद जो है एक नाउ टेररिस्ट था जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहा था। आपको भी मालूम है गफार लांगो कौन था? नहीं जान साहब, लेकिन अब भी उनसे बात तो हो रही है ना, यही बातचीत। मेरा जो पॉइंट है, अगर आप तुर्बत में और क्वेटा में करते तो जो ये सिचुएशन डेवलप हुई वो डेवलप ना होती। देखिए, पहली बात ये कि इनका डिमांड क्या है हमने ऑलरेडी मेट किया, इनका कोई जवाब नहीं है ये प्रोटेस्ट करने का। तो तीसरी अहम बात ये कि ये हम कोई उनके साथ इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये टेररिज्म है। उस टेररिस्ट में और इस सौलतकारी में क्या फर्क है? जो पहाड़ पे खाना पहुंचाए, जो मोटरसाइकिल पे टेररिस्ट को उस इलाके में पहुंचाए जहां पे धमाका होना है, जहां उनको रात गुजारने का मौका दिया जाए, तो ये भी एक सौलतकारी है कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म दें और उनको पेट्रोनाइज करें। उनको अभी हमारे सामने 2 बड़े मिलिटेंट्स दहशतगर्द कौमी दायरे में शामिल हुए हैं। उन्होंने तो जान साहब, यही आर्ग्यूमेंट है कि जिस वक्त आप एक इतना कामयाब इवेंट कर रहे थे, उसी वक्त इनसे भी बात कर लेते तो एक पॉजिटिविटी की कंटिन्यूटी होती। 30 सेकंड्स हैं आपके पास। इस बात पे कि एक दहशतगर्द मारा गया, BLA के झंडे में उसको दफनाया गया, उसको छूट मिले, किस पे बात होगी? क्या इसके बाप जो एक नाव दहशतगर्द था उस पे बात होगी? क्या इस पे बात होगी कि ये इन्होंने तो जमहूरी राइट को अब्यूज करने के लिए किया हुआ है? इनके
पीएम के लोग थे, जो एंटी स्टेट है, कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे धमाका हो सकता था। जान अचकजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपसे जो सवाल रखा था वो यही था कि आपने जो बातचीत की सरफराज बंगुलजई, उसके नतीजे में सरेंडर करके आए। अगर उसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते तो एक मुस्बत चीज के साथ दूसरी मुस्बत चीज होती, लेकिन नहीं हो सकी। अफसोस है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।